गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम प्रतिदिन आपके लिए एक नई वीडियो लेके आते हैं, तो उसी क्रम में आज भी आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं। मैं हेमंत कुमार सिंह, प्रवक्ता गणित, जीआरवी इंटर कॉलेज राठ, हमीरपुर से। तो अब तक हमने पाठ संख्या 2 और पाठ संख्या 1 वीडियोज़ में पूरा करा दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने वह सारी वीडियो देखी होंगी और पाठ को समझा होगा, नोट्स बना लिए होंगे। और आज उसी क्रम में हम आपको पाठ संख्या 3, जिसका नाम है आव्यूह मैट्रिसेस, उसको कराएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं आज कि आव्यूह किसे कहते हैं और आव्यूह का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, और फिर आव्यूह कैसे बनाई जाती है उदाहरण से हम आपको समझाएंगे। ठीक है, आइए देखें। देखिए, आव्यूह की परिभाषा आपकी स्क्रीन पे आ रही है। इसमें दिया गया है कि आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव या अथवा प्रविष्टियां कहा जाता है। आव्यूह को हम अंग्रेजी के बड़े अक्षर यानी कि कैपिटल लेटर्स के द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, आव्यूह के कुछ उदाहरण हम बताते हैं अभी। देखिए भाई, ये उदाहरण देखिए इसका। जैसे ए लिख रहा है 2 0 1 2 3 1, बी लिख रहा है 3 5 2 1 0 3 2 1 2, सी लिख रहा है 1 0 1 2 3 5। तो इसमें हमारी कितनी पंक्तियां हैं? पंक्तियां यानी कि 36। ठीक है, और जो स्तंभ होते हैं वो वर्टिकल्स यानी कि ऊर्ध्वाधर। ठीक है, देखिए पंक्तियां कितनी हैं? 1 2 3, और स्तंभ कितने हैं? 1 और 2। ठीक है, तो 3 पंक्तियां हैं, 2 स्तंभ में, तो आयताकार रूप में है, तो इसी को हम आव्यूह कहते हैं। आव्यूह का रिप्रेजेंटेशन यानी कि निरूपण ये होता है, ए बराबर कोष्टक बनाया जाता है ए आई जे। ठीक है, यहाँ पर आई जे का बारे में अभी बताएंगे। ठीक है, आई जे क्या है? इस तरीके से ये कोष्टक बनना होगा और इसके अंदर कुछ पंक्तियाँ और कुछ स्तंभों में कुछ मान या कुछ फलन रखे होंगे, तो उसको हम आव्यूह से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, आव्यूह बोलेंगे उसको। ठीक है, देखिए A B C। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। देखिए, तो अगला टॉपिक है आव्यूह की कोटि यानी कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। एक हो आव्यूह तो मैट्रिक्स कहते हैं, और कई सारी हों यानी कि एक से ज़्यादा हों तो मैट्रिसेस कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें इसकी परिभाषा आपकी स्क्रीन पर आ रही है। देखिए, इसमें दिया गया है कि m पंक्तियों और n स्तंभों वाले किसी आव्यूह को m क्रॉस n, इसको ऐसे ही पढ़ते हैं m क्रॉस n, कोटि या ऑर्डर का आव्यूह अथवा केवल m क्रॉस n आव्यूह कहते हैं। अतः आव्यूह के उपर्युक्त उदाहरणों ए बी और सी। ए में कितनी पंक्तियां हैं? 3, 2 स्तंभ, तो 3/2। इसका क्या कहेंगे हम? 3/2। इसकी कोटि कितनी होगी? 3/2, क्योंकि 3 इसमें पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ। अब बी में आ जाइए, तो बी में कितनी पंक्तियां हैं? 3 पंक्तियां हैं, 1 2 3, और स्तंभ कितने हैं? 1 2 3 यानी कि गुणे। ठीक है, 3/3 कहेंगे। देखिए, इनको हल नहीं करना है, कोटि यानी कि ऑर्डर बताने के लिए, कोटि बताने के लिए हमें इसी रूप में इसको लिख देना है। ठीक है, अब देखिए सी का अगर देखें हम, तो सी की कोटि कितनी होगी? इसमें 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ, तो 2/3 इसकी कोटि होगी। तो सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो कोटि निकालने के लिए हमें पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या करनी होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोटि बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, किसी भी आव्यूह की कोटि निकालना बहुत बड़ा काम नहीं है। केवल आप पंक्तियां गिनने हैं उस आव्यूह में और उसके स्तंभ गिनने हैं। पहले पंक्तियों की संख्या आती है, फिर स्तंभों की संख्या आती है। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? चलिए देखिए, यदि ए कोई भी आव्यूह है जिसमें m पंक्तियां हैं, तो पहला A11 A12 और n इसमें
स्तंभ है A1N, ठीक है। ऐसे ही A21, A22 से लेकर A2N डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर M पंक्तियाँ हैं तो M1 से स्टार्ट होगा AM2 डॉट 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 AMN, यानी कि इसका ऑर्डर, इसकी कोटि का क्या कही जाएगी, क्योंकि इसमें M पंक्तियां हैं तो M पहले और N स्तंभ है तो N बाद में, तो इसका ऑर्डर क्या होगा M क्रॉस N, ठीक है। यहाँ से समझ में आ रहा है। अच्छा, कितने अवयव होंगे, संख्या अवयवों की अगर बतानी हो तो भी बता सकते हैं हम कि अवयवों की संख्या, अवयवों या प्रविष्टियों की संख्या है ना, अवयव या प्रविष्टियों की संख्या बराबर M N, यानी कि M गुणा N। इसको तो M क्रॉस N ही रखते हैं, लेकिन यहाँ पे एक संख्या M और N को गुणा करने पर जो मिलेगी वो यहाँ रख दी जाएगी। चलिए इसके उदाहरण देखते हैं। तो देखिए, जैसे एक की कोटि दी हुई है 3/4, तो अवयवों की संख्या कितनी होगी, हमने बताया जो भी कोटि होगी उसका हम गुणनफल निकाल देंगे तो उतने अवयवों की संख्या निकल आएगी। तो 3 गुणा 4 कितना होता है 12, तो ए में कितने अवयव होंगे 12। ऐसे ही बी में कितने अवयव होंगे 5 गुणा 2 यानी कि 10, ठीक है। अब सी में कितने अवयव होंगे 3 गुणा 3 यानी कि 9। ये बात समझ में आ गई। अब हम अगर कहें कि चलो जैसे कोई अवयव है, उसमें अवयवों की संख्या दी हुई है, हमें संभावित कोटियां निकालनी है अवयवों की कि क्या क्या हो सकती हैं। मान लीजिए, माना कि अवयवों की संख्या 12 मान लेते हैं। अब माना कि अवयवों की संख्या 12 है किसी अवयव ए में, तो उसकी या तो ए की संभावित कोटियां ज्ञात करें। संभावित कोटियां ज्ञात करें। देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए 12 अवयव हैं, 12 अवयव कैसे कैसे आ सकते हैं। हमें स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या का अनुमान लगाना है। तो 12 कैसे आ सकते हैं। देखिए, यदि हम 1 गुणा 12 कर दें तो भी 12 होता है, 2 गुणा 6 कर दें तब भी 12 होता है, 3 गुणा 4 कर दें तब भी 12 होता है, 4 गुणा 3 कर दें तब भी 12 होता है, 6 गुणा 2 कर दें तब भी 12 होता है, और 12 गुणा 1 कर दें तब भी 12 होता है। तो ये सब कोटियां हैं एक ही। 1 गुणा 12 भी हो सकती है कोटि, 2 गुणा 6 भी हो सकती है, 3 गुणा 4 भी हो सकती है, 4 गुणा 3 भी हो सकती है, 6 गुणा 2 भी हो सकती है, और 12 गुणा 1 भी हो सकती है। समझ में आ गया। तो कोटि दी है तो अवयवों की संख्या प्राप्त हो जाएगी, और अवयवों की संख्या दी है तो कोटि भी हम संभावित निकाल सकते हैं। तो ये हमने समझ लिया है। समझ में आ गया आप सभी को, ठीक है। देखिए, अवयव का उपयोग हम बजट में करते हैं, और प्रोडक्शन कॉस्ट यानी कि किसी चीज़ को बनाने में कितनी कॉस्ट आएगी, लागत निकालने के लिए भी क्रय लागत या विक्रय लागत जो है उसमें कर सकते हैं। और गूढ़ अभिलेखों की एक तरीके से सहेजना, उनको रखना, उसमें भी हम करते हैं। और देखो, केमिस्ट भी जो मेडिकल स्टोर होते हैं उसमें जो केमिस्ट हैं वो भी बहुत जल्दी से 1 2 3 करके 3 4 5 करके अपनी दवाइयाँ निकाल लेते हैं,
तो वो भी कहीं ना कहीं इस आव्यूह को जानते हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा वार्तालाप न करते हुए आगे बढ़ते हैं। चल देखिए, तो देखिए इसमें जो हमने अभी बताया था कि यदि किसी भी आव्यूह में m पंक्तियां हों और n स्तंभ हों तो उसमें टोटल जो अवयवों की संख्या होगी mn होगी, और उसको इस तरीके से प्रदर्शित हम कर सकते हैं। अगर इसको संक्षिप्त रूप में लिखना हो तो हम इसको लिख सकते हैं a बराबर aij m क्रॉस n, यानी कि यहाँ पे i और j क्या है, हमने बताया था कि बताएंगे बाद में। तो i और j क्या है, i का मान 1 से बड़ा या बराबर और m से छोटा या बराबर हो सकता है। ठीक है, और j का मान जो है 1 से बड़ा या बराबर और n से छोटा या बराबर हो सकता है। हम किसी भी आव्यूह को इस तरीके से भी प्रदर्शित कर सकते हैं और इस तरीके से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पर i और j, ये ध्यान रखना है हमें कि i और j हमेशा एक प्राकृत संख्या होंगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एक उदाहरण आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, उदाहरण संख्या 1। इसमें दिया गया है 3 फैक्ट्रियों फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, प्रथम, द्वितीय और तृतीय में पुरुष तथा महिलाएं कर्मियों से संबंधित निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। पहली फैक्ट्री में पुरुष कर्मियों की संख्या 30 है और महिला कर्मियों की संख्या 25 है। दूसरी फैक्ट्री में पुरुष कर्मियों की संख्या 25 है और महिला कर्मियों की संख्या 31 है। तीसरी जो फैक्ट्री है उसमें पुरुष कर्मियों की संख्या 27 है और महिला कर्मियों की संख्या 26 है। उपर्युक्त सूचना को 3/2 आव्यूह में निरूपित कीजिए। तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती है, यह भी बताइए। तो आइए देखें कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पर ए हमने आव्यूह मान ली, कैपिटल ए। ठीक है, जिसमें पुरुष कर्मी जैसे दिया हुआ है प्रश्न, उसी आधार पे 3 पंक्तियां और 2 स्तंभ बनाने हैं हमको। तो 2 स्तंभ पुरुष और महिला कर्मियों की संख्या हो गई और 3 पंक्तियां हो गई, पहली फैक्ट्री, दूसरी फैक्ट्री और तीसरी फैक्ट्री। तो देखिए पुरुष कर्मियों की संख्या 30 है पहली फैक्ट्री में और महिला कर्मियों की संख्या 25। ठीक है, उसके बाद दूसरी फैक्ट्री में 25 पुरुष कर्मी हैं और महिला कर्मी 31 हैं, और तीसरी फैक्ट्री में पुरुष कर्मी 27 हैं और महिला कर्मी कितने हैं, 26। तो यहाँ पर हमने आव्यूह की रचना कर दी है। 3/2 इसका ऑर्डर है, यानी कि कोटि है, क्योंकि 3 पंक्तियां हैं और 2 ही स्तंभ है। अब ये पूछे पंक्ति संख्या 3 और स्तंभ संख्या 2 पे कौन सा अवयव है, तो ये पूछ रहे हैं A32। ये क्या पूछ रहे हैं, A32 स्मॉल बनाया है मैंने, यानी कि अवयव, और कैपिटल से अवयव। ठीक है, तो अवयव A32 पूछ रहे हैं। A32 कहाँ है, यानी कि तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। तीसरी पंक्ति ये रही और दूसरा स्तंभ ये रहा, जहां ये काटेंगे एक दूसरे को वही संख्या आएगी, यानी कि ये कितना आ रहा है, 26। समझ में आ गया? चलिए अगले उदाहरण पर चलते हैं। देखिए अगला उदाहरण है उदाहरण संख्या 2। इसमें दिया गया है यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव हों तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं। तो बिल्कुल जैसा भी कराया था 12 वाला वैसे ही करना है। तो देखिए उदाहरण 2 में आव्यूह में अवयवों की संख्या कितनी है, 8। तो संभावित कोटियां क्या क्या हो सकती है। देखो 8 कैसे बनता है, 1 गुणा 8 करने पे भी 8 बनता है। ठीक है, 2 गुणा 4 करने पे भी 8 बनता है, और 4 गुणा 2 करने पे भी 8 बनता है, और 8 गुणा 1 करने पे भी 8 बनता है। तो यही आपकी संभावित कोटियां आती हैं। यहाँ लिखेंगे आव्यूह की संभावित कोटियां 1 क्रॉस 8, 2 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 2, 8 क्रॉस 1 है।
ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगले उदाहरण पर चलते हैं। देखिए अगला उदाहरण क्या है। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे उदाहरण संख्या 3 आ रही है। इसमें दिया गया है कि एक ऐसे 3/2 यानी कि 3x2 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव aij बराबर 1/2 मॉड में i-3j से निरूपित किए जाते हैं, द्वारा प्रदत्त किए जाते हैं। तो आइए इस सवाल को कैसे करेंगे देखें। तो देखिए इसमें दिया है कि aij बराबर 1/2 मॉड में यानी कि मापांक i-3j, और यहाँ पर हमें 3/2 आव्यूह की रचना करनी है, यानी कि a का जो ऑर्डर है, कोटि है, 3/2 है, यानी कि इसमें 3 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं। तो देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं a11 a12 क्योंकि 2 स्तंभ हैं, फिर a21 a22 और a31 और a32। देखिए 3 पंक्ति 2 स्तंभ। अब यहाँ पर i का मान 1 से लेकर 3 तक हो सकता है और j का मान 1 से लेकर 2 तक हो सकता है। तो मान निकालते हैं और अपनी आव्यूह बताते हैं क्या है। तो देखिए a11 हमने निकाला, a11 का मतलब हो गया i और j का मान कितना होगा, 1 और 1, 1 - 3 गुणा 1, तो 1/2 मॉड में 1 - 3 यानी कि 1 - 3 जो कि बनता है 1/2 मॉड में -2, और मॉड में -2 यानी कि मापांक -2 कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको 1/2 गुणा 2, 2 से 2 हट गया, 1 आ गया। अब निकालते हैं अगला a12। a12 कैसे निकलेगा, i का मान 1 रखेंगे और j का मान 2। तो देखिए 1/2 मॉड में i का मान तो 1 माइनस 3.2 यानी कि 3 गुणा 2। तो यहाँ पे बना है, इसको हल करें तो मॉड में 1 - 3 गुणा 2 कितना होता है, 6। 1 - 6 कितना आएगा, -5, और मापांक माइनस साइन को खत्म कर देता है, तो ये आ गया 5/2, क्योंकि 1/2 गुणा 5 करोगे 5/2 आ जाएगा। अब निकालते हैं a21। अब i का मान क्या है, 2 और j का मान 1, तो 2 3 गुणा 1, ठीक है। तो 3 गुणा 1 किया कितना आया, 3, यानी कि हो गया 1/2, 2 - 3, 2 - 3 कितना होगा, मापांक के अंदर -1 और माइनस साइन खत्म हो जाता है, तो 1/2 गुणा 1 यानी कि 1/2। समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब देखिए a22 निकालते हैं। a22 यानी कि i का मान भी 2 होगा और j का मान भी 2 होगा। तो देखिए i का मान 2 रखा, -3 गुणा 2, ठीक है। अब यहाँ से इसको हल किया तो 1/2 और ये हो गया 2 - 6, ठीक है। अब 2 - 6 कितना होता है, -4, 1/2 -4, और मापांक लगा हुआ तो माइनस साइन खत्म हो जाएगा, यानी कि आ गया कितना, 1/2 गुणा 4, इससे कट गया तो ये आ गया 2, सही है। अब ऐसे a31 यानी कि अब i का मान बदल गया, i का मान कितना है, i का भी बदल गया, j का भी बदल गया। i का मान 3 रखेंगे और j का मान 1 रखेंगे। तो देखिए 1/2 i का मान 3 माइनस का 3 गुणे j का मान 1, तो ये हो गया 1/2 मॉड के अंदर 3 - 3, और 3 - 3 कितना होता है, 0, तो 1/2 मॉड में 0, मॉड में 0 तो वैसे भी 0, तो 1/2 गुणा 0, 0 में किसी का गुणा करते हैं 0 ही आता है, ठीक है। अब निकालते हैं हम a32 यानी कि i का मान 3 रखेंगे और j का मान 2, तो 3 - 3.2 यानी कि 1/2, 3 - 6, ठीक है। 3 - 6 कितना होता है, -3, बिल्कुल सही। 1/2 -3, -3 का मापांक निकालते हैं कितना आता है, 3, तो 3/2, ठीक है। सभी अवयवों के मान हमने निकाल लिए, अब इसमें रख देंगे हम, तो a बराबर आ जाएगा, देखिए a11 कितना आया हमारा, 1 आ गया। a12 कितना आया, 5/2, 5/2 लिख दिया। फिर a21 1/2, 1/2 लिख दिया। फिर a22 कितना है, 2 लिख दिया। a31 कितना है, 0,
और A32 कितना है 3/2। तो ये आपकी ए अवयव निकल गई। समझ में आ गया? चलिए देखिए, आपने इतना समझ लिया है, ये प्रश्न समझ में आ गए कैसे करने हैं। तो अब हम अगले टॉपिक यानी कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, अवयवों के प्रकार की तरफ चलते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर ये आ रहा है। इसमें पहला प्रकार है स्तंभ अवयव यानी कि कॉलम मैट्रिक्स। तो बहुत आसान है परिभाषा इसकी। एक अवयव स्तंभ अवयव कहलाता है यदि उसमें केवल एक स्तंभ होता है। आइए इस बात को समझिए कि यदि इसमें केवल एक स्तंभ हो, n आपके पंक्तियां हो लेकिन स्तंभ एक हो, तो इसको क्या कहेंगे? स्तंभ अवयव। क्या कहेंगे? स्तंभ अवयव। क्योंकि अगर इसको प्रदर्शित करें हम तो an×1 को प्रदर्शित करने का तरीका होगा A11 A22 A21 A31 ... AN1। ये इसी तरीके से प्रदर्शित हो जाएगी, यानी कि स्तंभ एक होगा और पंक्तियां n होंगी, यानी कि रोज इसमें n है और कॉलम इसमें केवल एक है। तो इस ऐसी कोई भी अवयव होगी तो उसे हम स्तंभ अवयव कहेंगे। अब देखिए दूसरी अवयव भी स्क्रीन पे आ रही है, पंक्ति अवयव। जस्ट इसका अपोजिट, जस्ट इसका उल्टा। इसमें a बराबर एक पंक्ति हो और n इसके क्या हो? स्तंभ। ठीक है, यानी कि इसको लिखने का तरीका यह है। तो इसकी परिभाषा देख लीजिए, इसकी परिभाषा दी हुई है कि एक अवयव पंक्ति अवयव कहलाता है यदि उसमें केवल एक पंक्ति होती है, यानी कि एक पंक्ति है और इसमें n स्तंभ है। तो देखिए इसमें इसको प्रदर्शित करने का तरीका यह होगा कि A11, ठीक है, और फिर A12 A13 ... A1n, यानी कि इसमें स्तंभों की संख्या बढ़ती चली जाएगी, पंक्ति सिर्फ एक रहेगी। तो इसको क्या कहेंगे हम? इसको क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे पंक्ति अवयव, यानी कि रो मैट्रिक्स। पंक्ति अवयव, ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अगले प्रकार की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रकार आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, तीसरा है वर्ग अवयव यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स। सामान्य रूप से हम देखते हैं कि अवयव आयताकार होती है, लेकिन यदि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर बराबर हैं किसी भी अवयव में, तो उस अवयव को हम वर्ग अवयव यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। तो इसमें दिया गया है एक अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के समान होती है, एक वर्ग अवयव कहलाती है। ठीक है, अतः एक m×n अवयव वर्ग अवयव कहलाता है जब m बराबर n हो। ठीक है, चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। तो देखिए ये उदाहरण है कि a 2/2 यानी कि पंक्तियों की संख्या भी 2 है, स्तंभों की संख्या भी 2 है। देखिए पंक्तियां भी 2 हैं और स्तंभ भी 2 हैं, तो 2/2 यानी कि इसको वर्ग अवयव कहेंगे हम। ये 3/3 की वर्ग अवयव है, तो 3/3 का मतलब 3 पंक्तियां हो, 3 ही इसमें स्तंभ हैं। जब भी किसी अवयव में स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या समान हो तो उसको हम वर्ग अवयव कहते हैं। ठीक है, या n का वर्ग अवयव भी कह सकते हैं, n कोटि का वर्ग अवयव भी कह सकते हैं। चलिए अगले प्रकार पर चलते हैं, चौथा प्रकार। तो देखिए अगला जो प्रकार है चौथा, वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, विकर्ण अवयव यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स। इसकी परिभाषा है एक वर्ग अवयव b बराबर bij m×m विकर्ण अवयव कहलाता है यदि विकर्ण के अतिरिक्त इसके अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं। अर्थात एक अवयव bij m×m विकर्ण अवयव कहलाता है यदि bij बराबर 0 हो, जब i बराबर j ना हो। तो इसका क्या मतलब है समझ लीजिए कि यहाँ पर कोई भी कोई अवयव दी हुई है जो जिसमें अवयव है bij और m×m के रूप में। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि भाई इसका जो विकर्ण पे जो होंगे उनके अतिरिक्त जो अवयव हैं वो सभी मान 0 होने चाहिए, यानी कि
यहाँ पर यानी कि विकर्ण तो यही होगा ना, B11, ठीक है, और B22, ठीक है, और B33, ऐसे ही डॉट 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 BN, सॉरी M, ये तो आएगा, थोड़ा बड़ा कर लें इसको, ठीक है। बाकी अवयव, इनके अलावा बाकी जो अवयव होंगे वो सब जीरो, क्योंकि यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, ये भी जीरो, सब जीरो, सब जीरो, बस विकर्ण में आएगा और कहीं भी कुछ नहीं आएगा। नीचे लेना इसको BN, बाकी सब जीरो, यानी कि विकर्ण में केवल कुछ मान होंगे, ठीक है, बाकी सब जीरो होगा, तभी हम इसको क्या कहेंगे, विकर्ण आव्यूह कहेंगे। एक उदाहरण और ले लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ए बराबर है 2, 3, -1, बाकी सब जीरो है, बाकी सब जीरो है। तो देखिए जो विकर्ण है आपका ये वाला, यानी कि A11, A22, A33, इसमें अवयवों के कुछ मान हैं जीरो से अलावा, है ना, बाकी सभी जीरो। देखो जब I और J बराबर नहीं है तब जीरो है। देखो यहाँ पर ये A12 है, A12 में I और J बराबर नहीं है तो जीरो हो गया। यहाँ पर A13 है तो ये भी जीरो है, A21 भी जीरो है, A23 भी जीरो है, A31, A32 सभी जीरो है, यानी कि I और J के मान बराबर नहीं है तब जो मान आएगा अवयव का वो जीरो हो, ठीक है। बाकी विकर्ण में जीरो ना हो, सभी जीरो ना हो, एक आध हो तो कोई दिक्कत नहीं, सभी जीरो ना हो तो उसको हम विकर्ण आव्यूह कहेंगे। समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए अगले पे चलें। अगली है अदिश आव्यूह, स्केलर मैट्रिक्स। यह एक विकर्ण आव्यूह होती है, यानी कि यही प्रॉपर्टी होगी उसकी भी, परंतु अंतर यह है कि यदि इसके विकर्ण के अवयव समान होते हैं, यहाँ देखो समान नहीं है, एक 2 है, एक 3 है, एक -1 है। अगर ये सभी अवयव 2 हो जाएं, या ये सभी अवयव 3 हो जाएं, या ये सभी अवयव -1 हो जाएं, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक स्केलर मैट्रिक्स यानी कि अदिश आव्यूह कहेंगे। समझिए इस बात को। यदि B बराबर 5, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 5, तो देखो विकर्ण आव्यूह तो है, विकर्ण आव्यूह तो है, क्योंकि विकर्ण में 5, 5, 5 हैं, बाकी सब जीरो हैं तो विकर्ण आव्यूह है। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि सभी विकर्णों पे जो मान आ रहे हैं अवयवों के वो भी एक समान होने चाहिए। तो देखो A11 5 है, सॉरी B11 5 है, B22 5 है, B33 भी 5 है, सभी के मान एक जैसे हैं, इसीलिए यह क्या कहलाएगी, अदिश आव्यूह। क्या कहलाएगी, अदिश आव्यूह। और ये क्या कहलाएगी, विकर्ण आव्यूह। समझ में आ गया, ये विकर्ण आव्यूह है, ये अदिश आव्यूह है। देखो विकर्ण आव्यूह वर्ग आव्यूह होती है और अदिश आव्यूह विकर्ण आव्यूह होती है। समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगली आव्यूह आपकी स्क्रीन पे आ रही है, प्रकार इसका तत्समक आव्यूह, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही कहते हैं इसको। एक वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव, एक वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं, यानी कि 1 आता है, तथा शेष अन्य सभी अवयव 0 होते हैं, वह तत्समक आव्यूह कहलाता है। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यह एक अदिश आव्यूह है जिसमें विकर्ण पर 1 आता है। विकर्ण पे क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। तो इस बात को समझिए। या हम ये भी कह सकते हैं कि AIJ बराबर 1 हो जब I और J बराबर हो, और AIJ का मान 0 हो जब I और J बराबर ना हो। तो इस बात को समझिएगा कि इसको I से निरूपित करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। I बराबर AIJ, ठीक है, और N × N में होता है ये, ठीक है।
और यहाँ पर हम इसको परिभाषित कर रहे हैं कि ए आई जे बराबर 1 और ए आई जे बराबर 0। 1 कब होगा? जब आई और जे बराबर हों, और आई और जे बराबर नहीं है तो 0 होगा। इस बात को समझिए। 3 क्रॉस 3 की लेते हैं, आई 3 क्रॉस 3 या आई 3 भी लिख सकते हो इसको। तो यहाँ पे अगर लिखें तो ये बनेगा, देखो 1 1 तो 1 होगा, लेकिन 1 2 क्योंकि आई और जे बराबर नहीं तो 0। 1 3 0, 2 1 0, 2 2 1, 2 3 0, फिर 3 1 0, फिर 3 2 0, फिर ये क्या कही जाएगी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि तस्मक आव्यूह, और इसको हम आई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया? और अगला प्रकार है 7वां प्रकार, शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह जीरो मैट्रिक्स, जैसा कि इसका नाम है उसी तरीके से हम इसको परिभाषित करते हैं। तो ये देखिए, शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह का मतलब है कि इसके सभी अवयवों का मान शून्य होता है। ठीक है, एक आव्यूह शून्य आव्यूह तथा अथवा रिक्त आव्यूह कहलाता है यदि इसके सभी अवयव शून्य होते हैं। इसको रिक्त आव्यूह भी कहते हैं, और इसको प्रदर्शित करते हैं अंग्रेजी के लेटर ओ से। ओ में सभी अवयव, चाहे वो वर्गाव्यूह हो चाहे वो आयताकार आव्यूह हो, लेकिन यदि सभी अवयवों का मान शून्य है किसी भी आव्यूह में, तो उसको ओ से हम लिखेंगे। ये होता है 0 0 0 0 0 0। ठीक है, या अगर 2x2 है तो 0 0 0 0, 2 पंक्तियां 2 स्तंभ, या 3x3 है तो 0 0 0 0 0 0 0 0, सभी अवयव 0 हो। ठीक है, तो ये शून्य आव्यूह, ये किसके उदाहरण है? शून्य आव्यूह, या हम कह सकते हैं रिक्त आव्यूह। समझ में आ गया होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि आव्यूहों की समानता। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है आव्यूहों की समानता। तो आपकी स्क्रीन पर इसकी परिभाषा आ रही है, देखिए। इसमें दिया गया है कि दो आव्यूह ए जो कि ए आई जी से निरूपित की जा रही है तथा बी जो कि बी आई जी के द्वारा निरूपित की जा रही है, समान कहलाते हैं यदि इसमें 2 कंडीशन होनी चाहिए। वे समान कोटियों के होते हैं, पहला, तथा दूसरा, ए का प्रत्येक अवयव बी के संगत अवयव के समान हो। अर्थात आई और जे के सभी मानों के लिए ए आई जे बराबर बी आई जे हो। तो इस बात को समझिएगा कि यदि ए बराबर दिया हुआ है कहीं ए बी सी डी, ठीक है, और बी बराबर दिया हुआ है कहीं मान लीजिए 2 4 5 1, तो यहाँ अगर दिया है, यहाँ पर दिया है कि ए बराबर बी है, तो सबसे पहले तो कोटि बराबर होनी चाहिए। कोटि बराबर है 2 पंक्ति 2 स्तंभ, 2 पंक्ति 2 स्तंभ, यानी कि इसका भी ऑर्डर 2x2 है कोटि, और इसकी भी 2x2 है। तो पहली कंडीशन तो पास हो गई। दूसरी कंडीशन, संगत अवयवों के मान बराबर होंगे, यानी कि ए बराबर 2 होगा, बी बराबर 4 होगा, सी बराबर 5 होगा, डी बराबर 1 होगा। ठीक है, जब ही इन दोनों को समान कहा जाएगा। ठीक है, समान दिया होगा तो ये होता ही होता है। लेकिन अगर इसको ऐसे कहें कि ए दिया हुआ है, मान लीजिए A11 A12 A21 A22, चलो एक और कर लेते हैं A13, ठीक है, और A2, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, B है B11 B12 और B21 और B2, तो क्या ये और भी बराबर होंगे? इसका ऑर्डर, इसकी कोटि है 2x2, तो क्या दोनों बराबर होंगे? बताइए। नहीं होंगे, क्योंकि इसमें पहली शर्त पूरी नहीं होती है। तो पहली शर्त क्या थी कि उन दोनों अवयवों का जो कोटि है वो समान होनी चाहिए।
उनकी कोटि समान नहीं है, ये 2/3 का है, ये 2/2 का। तो यदि ये समान नहीं है तो बराबर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी कि हम इसमें एक स्तंभ और बढ़ाएं तो B13 और B23। अब देखें कि दोनों की कोटियां समान हैं, तो अब पहली शर्त तो पूरी होगी। दूसरी शर्त के लिए A11 B11 के बराबर होना चाहिए, A12 B12 के बराबर होना चाहिए। यानी कि अगर हम कहें कि Aij का मान Bij के बराबर होना चाहिए सभी I और j के लिए, सभी I, j, जो कि 1 से लेकर सभी I और j के लिए, जबकि I इसमें 1 से लेकर 2 तक और j का मान 1 से लेकर 3 तक। ठीक है। A11 B11 के बराबर, A12 B12 के बराबर, A13, यानी संगत अवयव समान होनी चाहिए, तभी हम उन दोनों अवयवों को बराबर यानी कि समान कहेंगे, इक्वल मैट्रिसेस कहेंगे। समझ में आ गया? चलिए आगे देखें। इसमें तो उदाहरण 4 देखिए आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इसमें दिया गया है कि यदि 2 अवयव दी हुई हैं, एक बाएं पक्ष में एक दाएं पक्ष में, तो 3/3 की हैं दोनों। तो इसमें पहली पंक्ति में x + 3 z + 4 2y - 7, दूसरी पंक्ति में -6 a - 1 0 और तीसरी पंक्ति में b - 3 -21 और 0। और दूसरी अवयव में पहली पंक्ति है 0 6 3y - 2 और दूसरी पंक्ति है -6 -3 2c + 2 और तीसरी पंक्ति है 2b + 4 -21 और 0। तो a b c x y z के हमें मान ज्ञात करने हैं। तो आइए देखें इस सवाल को कैसे हल किया जाएगा। तो देखिए ये 2 अवयव बराबर दी हुई हैं, बराबर का चिन्ह लग रहा है। तो ये बराबर जब ही हो सकती हैं जब इनका ऑर्डर समान हो, यानी कोटि वो समान है। 3 पंक्तियां 3 स्तंभ यहाँ भी हैं, 3 पंक्तियां 3 स्तंभ यहाँ भी। पहली शर्त पूरी होगी, दूसरी शर्त भी होनी चाहिए क्योंकि बराबर दिया हुआ है। बराबर दिया हुआ है इसका मतलब ये संगत अवयव बराबर होंगे। तो x + 3 बराबर कितना होगा 0, z + 4 बराबर कितना होगा 6, और ये तो यहाँ से हम 2y - 7 बराबर कितना होगा 3y - 2। ठीक है। अच्छा -6 तो -6 के बराबर होगा, -21 0 0 तो सब कॉमन है 0, और 2c + z का मान 0 के बराबर, 2c + z का मान 0 के बराबर, a - 1 का मान -3 के बराबर, a - 1 और -3। ठीक है। ऐसे ही b - 3 बराबर होगा इसके 2b + 4 के। ठीक है। तो x y z और a b c तीनों के हम मान निकालेंगे। b 2c + z है ना, 2c + 2 भाई, 2c + 2, ये 2 नहीं है, 2c + 2। ठीक है। देखिएगा यहाँ से पहली समीकरण, भाई 6 समीकरण है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 और 6 ही वैल्यूज है हमारे पास। तो देखिए यहाँ से हम निकाले पहली दूसरी नंबर डाल दो, तीसरी चौथी पांचवी छठी। ठीक है। तो पहले पहली से फर्स्ट से x + 3 बराबर 0, तो x का मान कितना हो गया -3। दूसरी से z + 4 बराबर 6 है, तो z बराबर कितना हो गया 6 - 4 यानी कि 2। ठीक है। समझ में आ रहा है? बहुत ही आसान है। तीसरी समीकरण से देखिए, तीसरी से क्या होगा 2y - 7 बराबर है 3y - 2 के। तो -7 को ले जाओ उधर और 3y को ले आओ इधर, तो ये हो जाएगा 2y - का 3y, और -7 उधर जाएगा तो +7 - 2,
इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का वाई और इधर आ जाएगा प्लस का 5, यानी कि वाई का मान कितना हो जाएगा -5। ठीक है। अच्छा, अब अगली समीकरण 3 समीकरण हो चुकी है हमारी, चौथी से मान निकालते हैं। देखिएगा, चौथी से देखिए, चौथी समीकरण क्या है हमारी? चौथी समीकरण है 2c + 2, 2c + 2 = 0, यानी कि 2c = -2, 2 से 2 कट जाएगा, -1, तो c का मान कितना आ गया? -1। चौथी हो गई, पांचवी से निकाला है a - 1 = -3, -1 को ले जाए उधर, a = -3 + 1 यानी कि -2। ठीक है। अब छठी से हम b का मान निकालते हैं, तो b - 3 और 2b + 4, b को इधर लाए और 3 को उधर ले जाए, तो ये हो जाएगा b -2b और 3 उधर जाके प्लस का बनना है, तो 3 + 4 यानी कि -b = 7, यानी कि b बराबर कितना हो गया? -7। देखिए b का मान ये रहा, c का मान ये रहा, a का मान यहाँ से -2 आया है, a b c यहाँ आ गए, y ये निकाल दिया था हमने, z का मान यहाँ से लिख दे, z का मान 2 और x का मान ये ना। ठीक है, समझ में आ गया। तो आगे इसमें हम आज इतना ही कराएंगे। ठीक है, और आप इस पार्ट को अच्छी तरह से करिए, बहुत ही आसान पार्ट है, और कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी रिप्लाई कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। धन्यवाद।